चल रही है। 170 सीटें बीजेपी के पाले में, कांग्रेस 68। एनसीपी ने फिलहाल अभी तक खाता नहीं खोला है। अकाली दल 2 सीटें अकाली दल के पाले में है और आरजेडी के पास 1 सीट है, लोजपा 1 सीट, अन्य 1 सीट। सबसे आगे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 170 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास। 404 सीटों पर रुझान हमारे पास आ चुके हैं। और चलिए इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी राजीव आपको और अधिक डिटेल्स देंगे। नरेंद्र मोदी 78,000 वोटों से आगे चल रहे हैं एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। एक और बड़ी खुशखबरी, और इस समय आपको बता दें जहां जहां से खबरें मिल रही हैं वहां से सिर्फ बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में भी शशि थरूर, केरल में शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आश्चर्य नहीं होगा अगर अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस की हार होगी। अभी रुझान उस तरह के हैं और नतीजे तो फाइनली आएंगे। लेकिन सर, आपने खुद ने एक बार कहा था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है और आप खुद आगे चल रहे हैं चांदनी चौक से, क्योंकि आपके अगेंस्ट कई और दिग्गज लीडर थे। उसको लेकर आप क्या कहें? क्या जनता का गुस्सा है लोग लीडर्स को लेकर, या वो एक नया ऐसा नेतृत्व? देखिए, अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अब उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे को इतना ही कहना है कि मैंने जब वहाँ कैंपेन किया था तो लोगों का मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा था और उसके कारण 25 दिन के कैंपेन में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जो है मुझे अपना सांसद नहीं बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के अगर बाथरूम का भी खाता तक नहीं खुला। अब देखिए, मुझे अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। अभी नतीजे आएंगे, देश के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक लाइन में अगर सुनना चाहे तो क्या कहेंगे? देश के लिए बेहतर दिन आने वाले हैं। ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत असाधारण प्रगति की ओर बढ़ेगा। वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करेगा और हम सबका सपना है कि हम भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। अच्छे दिन आने वाले हैं। भारत के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, भारतवासियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। भारत के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा भारत वापस पाएगा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे काफी हर्ष उल्लास के साथ। और पूरा विश्वास और पूरा कॉन्फिडेंट है इस वक्त बीजेपी में। और डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना जैसे कि ये कहा कि पूरी प्रतिष्ठा भारत हासिल करेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। और चलिए एक बार फिर से हम न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी राजीव और अधिक डिटेल आपको चुनाव की देंगे, नतीजों की देंगे। धन्यवाद अनीता। और मैं अपने पैनलिस्ट से बात कर रहा था और आप सब लोगों को बता रहा था कि हमारे 543 कर्मठ संवाददाता और 1000 नागरिक पत्रकार लगातार आपको एक एक पल पल की खबर दे रहे हैं। और ये आपने हमारा नया इलेक्शन उसको सुना। अब फिर से हम चलते हैं सेफोलॉजिस्ट संजीव कुमार सिंह के पास में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं इनका क्या मानना है, क्या किस तरीके से ये और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो मैं फिर से दोहराऊंगा कि इस बार शायद पिछले 15-20 साल में पहली बार होगा कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजे सटीक साबित होने वाले हैं। मुझे लगता है कि एनडीए 272-273 का आंकड़ा पार करेगा और देश पिछले 10 साल के जो निष्क्रिय सरकार से उबर कर देश को लगता है कि एक सशक्त विकल्प की उम्मीद कर रहा है। और मुझे लगता है कि एनडीए देश को एक सशक्त विकल्प मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, ऐसे अंकुश शास्त्री हमारे कह रहे हैं। और फिर चलते हैं हम सीधे राय तपन भारती के पास, हमारे बड़े सहयोगी हैं। तपन जी, हमारे 543 कर्मठ संवाददाता और 1000 नागरिक पत्रकार, इसके अलावा लगभग 300 हमारे गैर पत्रकार लोग लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और ताजा इलेक्शन नितिन गडकरी भी 25,000 वोटों से नागपुर से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र पर आपकी बहुत पैनी नजर रही है, आप कैसे देखते हैं नागपुर के चुनाव को?
देखिए, महाराष्ट्र पर नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेताओं की निगाह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और वहां नितिन गडकरी पहली बार लोकसभा का चुनाव विदर्भ की नागपुर सीट से लड़ रहे हैं। अब तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे और वहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद से जो उनका राष्ट्रीय कद जो बना और जिस तरह की बैलेंस तरीके से वो आगे राजनीति में बढ़ते रहे, तो हमें अंदाजा था कि विलास मुत्तेमवार जो कांग्रेस की ओर से चौथी बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं उनको कड़ी टक्कर देंगे। और हम लोगों ने पहले ही बताया था कि नितिन गडकरी जबरदस्त वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कि आरएसएस हेडक्वार्टर है और बीजेपी शायद ये चुनाव जीतने के बाद दूसरी दफा इतिहास में होगा कि बीजेपी के खाते में नागपुर सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार जसवंत सिंह पीछे चल रहे हैं बाड़मेर से। और मैं एक और हमें अपडेट मिला है कि स्मृति ईरानी फिर से आगे हो गई हैं अमेठी में, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से। आशीष सरकार जी से हम जानते हैं कि ये जो उलटफेर हो रहा है अमेठी में उसका मैं आता हूँ आपके पास में। आशीष जी, ये जो अमेठी में उलटफेर हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, जिस समय अमेठी में चुनाव प्रचार चल रहा था और खुद प्रियंका वडेरा अपने भाई का चुनाव प्रचार कर रही थी, तो किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि स्मृति ईरानी कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती दे सकती हैं। लेकिन अंतिम दिन पर जो नरेंद्र मोदी जी की एक विशाल जनसभा हुई और उसके बाद में जो वहाँ पर संख्या देखा गया, वो संख्या अमेठी के इतिहास में ऐतिहासिक थी। और इस संख्या से लोगों को ये लगने लगा कि हो सकता है कि अंदर अंदर वोटरों ने अपना दिमाग बदल लिया है और इस बार कांग्रेस का दामन छोड़ने को तैयार हैं। इसी के साथ में स्मृति ईरानी जी ने जो गांव-गांव जाकर अपनी जड़ मजबूत की है, उसका भी परिणाम देखने को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति ईरानी को कई बार बहन के नाम से संबोधित किया और ये शब्द वहां के वोटरों के हृदय को भाया और ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक के चलते ऐसा वहां हुआ है। और हम आपको बता रहे हैं कि शेयर बाजारों में भी एकदम उछाल आया है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राय तपन भारती शेयर बाजार पर भी बहुत महीन नजर रख रहे हैं। हम चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि ये शेयर बाजार में उछाल मोदी मैजिक का कमाल है। ये शेयर बाजार में जो उछाल है एग्जिट पोल आने के बाद से निरंतर हो रहा था। 200-300 क्या रोज आंकड़ा पार कर रहा था, उछाल आ रहा था। 24,000 का आंकड़ा कल ही पार कर गया था और हमने बताया था कि आने वाले दिनों में ये 3,000 का आंकड़ा पार कर सकता है, क्योंकि एक मजबूत सरकार का संकेत मिलने के बाद इसमें पैसे लोग डालेंगे। और ये शेयर बाजार के इतिहास की बड़ी बात है कि एक दिन में आंकड़ा 1,000 का अंक पार कर गया है। एक दिन में 1,000 का 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हमारे 543 कर्मठ संवाददाता और 1,000 नागरिक पत्रकारों का बेड़ा आपको पल पल की खबर दे रहा है। और इसी का कारण यही वजह है कि हम आप तक इलेक्शन की ये जो मतगणना चल रही है इसकी आपको एकदम सटीक जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं। मैं इस समय रुक करूंगा अपनी सहयोगी अनीता का स्टूडियो की तरफ। इसने हम एनडीए ने 250 का आंकड़ा छू लिया है और मैं सीधे चलूंगा फिर से एक बार स्टूडियो, जहां मेरी सहयोगी अनीता आपको आगे का हाल बताएंगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि शेयर बाजार में उछाल है, बढ़त है। और वहीं हम बात करें तो 463 सीटों पर रुझान आ गया है और एनडीए इस वक्त सबसे आगे चल रही है। और साथ ही शेयर बाजार में भी हम बढ़त देख रहे हैं, एक बड़ा उछाल शेयर बाजार में भी हमने देखा है। तो सबसे आगे इस वक्त हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, एनडीए चल रही है। 463 सीटों पर रुझान हम सबके सामने हैं। हम बात करें बीजेपी की तो 225 सीटें इस वक्त बीजेपी के पाले में हैं। कांग्रेस के 88 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पाले में हैं और वहीं शिवसेना की 12, अकाली दल की 6,
6 सीटें हैं अकाली दल के पास इस वक्त, आरजेडी के पास 2 सीटें आई हैं, हजका के पास 1 सीट, लोजपा के पास 3 सीटें आई हैं, तो वहीं एनसीपी ने 1 सीट पर अपना खाता फिलहाल खोल लिया है। तो सबसे आगे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है, 225 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। तो इसी बढ़त के साथ शेयर बाजार में भी बढ़त दिखाई दे रही है, एक बड़ा उछाल शेयर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। जी राजीव, आपके पास हम आना चाहेंगे और अधिक डिटेल और वरिष्ठ जो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप जानें ये बड़ा जो उछाल इस वक्त हम शेयर बाजार में देख रहे हैं, ये किस ओर जा रहा है? हेलो 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 जी राजीव, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? रखना जी तो बड़ी खबर इस वक्त की नई दिल्ली से, मीनाक्षी लेखी इस वक्त आगे चल रही हैं। जी हाँ, यूपीए के तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और इस वक्त चौंकाने वाले नतीजे हम सबके सामने हैं। जी हाँ, जो उम्मीद लगाई थी एनडीए ने, शायद उसी उम्मीद पर खरा उतर रही है एनडीए, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूपीए भी एक विश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में थी, लेकिन उलट हम नतीजे देख रहे हैं और चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज यूपीए के धराशायी होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं, वहां पर स्मृति ईरानी आगे नजर आ रही है अमेठी में, और रायबरेली से सोनिया गांधी मामूली बढ़त के साथ इस वक्त रायबरेली से आगे चल रही हैं, और राहुल गांधी पीछे हैं अमेठी में, स्मृति ईरानी आगे हैं, और चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त आगे चल रहे हैं, और बीजेपी से मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से आगे चल रही हैं। तो जो नतीजे इस वक्त हम सबके सामने हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो एनडीए की उछाल के साथ हम देख रहे हैं सेंसेक्स में भी एक बहुत बड़ा उछाल, एक बहुत बड़ी बढ़त नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों की बात करें तो चारों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे आगे चल रही है, और दिल्ली में 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। जी हाँ, 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में और 6 पर आगे है इस वक्त बीजेपी दिल्ली में। हर्षवर्धन चांदनी चौक से इस वक्त, बता दें हम आपको, आगे चल रहे हैं चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, और ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है सेंसेक्स ने इस वक्त बढ़त के साथ, एनडीए में बढ़त और सेंसेक्स में भी एक बहुत बड़ा उछाल हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त वडोदरा से। नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से इस वक्त 1,11,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं वडोदरा से नरेंद्र मोदी, और इसी के साथ 1000 अंकों से सेंसेक्स में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की बढ़त और सेंसेक्स में भी 1000 अंकों की बढ़त हम देख सकते हैं। और चुनावी नतीजों से ठीक पहले एनसीपी ने हार मान ली है, इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीपी प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी का ये बहुत बड़ा बयान, चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है एनसीपी ने। हालांकि 1 सीट इस वक्त एनसीपी के खाते में आई है, बहुत मुश्किल से अपना खाता खोला है एनसीपी ने, लेकिन हार पहले ही एनसीपी ने मान ली है चुनावी नतीजों से पहले। और हम आपको ये बता दें, जो एग्जिट पोल आप सबके सामने रहे, एग्जिट पोल जो हमारे सबके सामने थे, उन एग्जिट पोलों से भी कई अधिक इस वक्त एनडीए बीजेपी सबसे आगे चल रही है, और कांग्रेस इस वक्त 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। तो बात कही जा रही थी कि इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, तो अब तक 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है
कांग्रेस। और आइए सुनते हैं एनसीपी की तरफ से डीपी त्रिपाठी, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो रुझान अभी आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। पहले ही अपनी हार यहां पर मान चुके हैं। एनसीपी की तरफ से डीपी त्रिपाठी बयान देते हुए नजर आए। एक बहुत बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है। और तस्वीरें आप इस वक्त सीधा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जश्न की तस्वीरें हैं। उत्साहित माहौल इस वक्त बीजेपी में है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं इस वक्त बैंड बाजे के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और नरेंद्र मोदी की बारात बीजेपी कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। सड़कों पर उतर आए हैं बैंड बाजे के साथ। उत्साहित माहौल इस वक्त हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह हर्षोल्लास के साथ इस जश्न को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और बैंड बाजे के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आप सभी को बता रहे, राजस्थान की 25 सीटों में से 23 सीटों पर इस वक्त बीजेपी सबसे आगे चल रही है। और वहीं जो नतीजे इस वक्त हम सबके सामने हैं, इन नतीजों से साफ ये दिखाई दे रहा है कि शायद ही यूपीए ने ये सोचा होगा कि इतनी बड़ी हार का सामना भी यूपीए को करना पड़ सकता है। तो उलट नतीजे इस वक्त हम सबके सामने हैं। एक कॉन्फिडेंट के साथ यूपीए भी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन रिजल्ट अपने खिलाफ इस वक्त यूपीए देख रही है। एक बहुत बड़ी हार इस वक्त यूपीए को नजर आ रही है। और कांग्रेस, सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि यूपीए के सबसे बड़े घटक दल एनसीपी ने ये बात पहले ही स्वीकार कर ली है कि एनडीए और बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त आ गई है और अपनी हार एनसीपी पहले ही मान चुकी है। डीपी त्रिपाठी ने ये बयान दे दिया है। तो नतीजे आप सबके सामने हैं। 463 सीटों पर रुझान इस वक्त हम सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे आगे है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उत्साह इस वक्त बीजेपी में है। ये जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी में है। बैंड बाजे के साथ सड़कों पर बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं मोदी की बारात को लेते हुए। और चलिए इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी राजीव वहां पर हैं और अधिक डिटेल्स आपको देंगे। धन्यवाद अनीता। मैं फिर से अपने पैनलिस्ट के साथ पे हूं और इस समय तो एक शेर मुझे दिमाग में आ रहा है और जैसे कहते हैं, है वक्त बदलने का, हर काम बदल डालो, आगाज बदल डालो, अंजाम बदल डालो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने सिर्फ यही है कि उन्हें सब कुछ सिर्फ बदल डालना है, उसी को लेकर के उन्हें आगे चलना है। मैं जानना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट अशोक गोयल जी से। लगभग अब ये तो दिखाई दे रहा है अशोक गोयल जी कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सफलता हमें उम्मीद थी, लगभग उससे भी कुछ अधिक मिलने जा रही है। और जनता ने जो अपेक्षाएं हमसे की हैं, निश्चित रूप से हमें उन पर सोचना होगा और आगे बढ़कर काम करना होगा। और नरेंद्र मोदी जैसा सबल व्यक्ति सामर्थ्यवान है पूरी तरीके से कि हम किस तरीके से देश को आंतरिक मोर्चे पर भी और देश को जो बाहरी दुश्मन हैं इनके मोर्चे पर भी किस तरीके से आगे लेकर चले और यहाँ समाज में कमजोर तबके को कैसे आगे। में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त नजर आ रही है। 272 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। रुझानों में हम देख सकते हैं इस वक्त 272 का आंकड़ा लगभग यहां पर पार करते हुए एनडीए दिखाई दे रही है सबसे आगे। अब की बार मोदी सरकार, जी हां, 272 का आंकड़ा एनडीए रुझानों में पार करती हुई नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। जी हां, 272 का आंकड़ा एनडीए ने रुझानों में पार कर लिया है।
चलिए रुक करेंगे न्यूज रूम का। राजीव, आपके साथ जो यहाँ पर लोग वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं उनसे जाने। और मैं धन्यवाद अनीता, मैं बात कर रहा था अशोक गोयल जी से, लेकिन मैं ये जो अशोक जी जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था, इसमें अल्पसंख्यक जो बहुत बात मानी जा रही थी कि अल्पसंख्यक मोदी के आने से डरेगा, थोड़ा सहमेगा, क्या वो उस अल्पसंख्यक ने क्या वोट दिया है नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को? ये अल्पसंख्यक समाज को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भाव से नहीं देखा है। हम केवल ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक की राजनीति के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसका विकास होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी के आने से 2002 के बाद में गुजरात में जिस तरीके से मुसलमानों को पूरी तरीके से हर समाज के साथ जोड़कर देखा गया, उनका विकास हुआ और वही मॉडल सारे देश में चलेगा और हम निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के दिलों का विश्वास जीतने में पूरी तरीके से सफल रहेंगे। संजीव जी, हम ताजा इलेक्शन उद्घोष सुनते हैं। बीजेपी के सतपाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं, वहां बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। ये जीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं अब मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से सरकार के सारे डिसीजन निष्क्रिय हो गए थे, सरकार जो पैरालिसिस के दौर से गुजर रही थी, देश की अर्थव्यवस्था पे जिस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा था, मुझे लगता है कि देश ही नहीं, आज की जो फैसले हैं भारत और दुनिया के राजनीति के दिशा और दशा तय करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम की उम्मीद देश को है, बिजनेसमैन को है और सारे लोगों को है कि अब भारत फिर से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास बड़े बड़े चुनौतियां हैं और बड़े कठिन निर्णय लेने की वक्त आ गया है। देखना यह है कि अब यह एनडीए की सरकार उस पर कितने खरे उतरती है, क्योंकि हमेशा अक्सर जीत में ही हार की रीत छुपी होती है। आज यूपीए की जो जीत है उसकी नींव 2009 में उसकी जो जीत हुई थी उसमें छुप गई थी, क्योंकि उसके बाद जीत में ही हार की नींव छुपी होती है। आशीष सरकार जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसी ये अब जो मोदी की चुनौती होंगी वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले इस देश के अंदर जो कुशासन है उसको समाप्त करके एक सुशासन देना। इस देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जितनी जो आर्थिक प्रगति की जो गति धीमी पड़ गई है उसको तीव्र करना और देश के अंदर एक माहौल पैदा करना कि ये देश विश्व का सबसे बढ़िया देश सिद्ध हो सकता है। यहाँ की औद्योगिक और कृषि को गति देना, ये नरेंद्र मोदी की सबसे पहली प्राथमिकता है और मुझे लगता है उसको वो पर खरा उतरेंगे। आर्थिक और जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको उन्हें बढ़ाना होगा और उसको अगर वो उस चुनौती पर वो कामयाब होते हैं तो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार सफल होगी। मैं सीधे चलूंगा तपन राय भारती जी के पास में। तपन राय भारती जी, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अब कोई शक बचा ही नहीं है। अब क्या इसको मानेंगे ये पूरी बीजेपी के सारे लोगों का इसमें योगदान है या केवल मोदी की मैजिक ही चला है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक? नहीं, हम लोग लगातार बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जितनी मेहनत की है, जितनी जनसभाएं की है, उसका तो असर है ही। जो मुद्दे उन्होंने उठाए, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब आंकड़े, शहर में लोगों को बेरोजगारी से डर लग रहा था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, उन्होंने बताया कि हम नौकरियों का सृजन करेंगे। गांव में उन्होंने बताया कि खेती बाड़ी में जो नुकसान हुआ, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की। तो जहां जहां गए वहां अलग अलग मुद्दे, हर प्रांत में अलग मुद्दे, क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे। आप यूपी में गए, डुमरियागंज गए तो वहाँ की भाषा में बात कर रहे हैं, आप कटिहार गए तो कटिहार की भाषा में, वो बंगाल गए तो बंगाल की बातें की। उन्होंने जो स्थानीय जो टच दिया, क्षेत्रीय जो टच दिया, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लगा कि हम जो गरीबी से परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हो गए हैं, शायद एनडीए या बीजेपी जो मोदी के नेतृत्व में हमें इस संकट से बाहर निकाल ले जाए। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आर्थिक जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया था, लोग ये शहरी जो मतदाता है उनमें बहुत घबराहट थी कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, हमारा व्यापार, नौकरी टिकेगा। मोदी ने उन सबको एक सपना दिखाया और कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। मैं फिर से चलता हूं अशोक गोयल जी के पास में और अशोक गोयल जी से बात
अशोक गोयल जी से बात करेंगे। अशोक गोयल जी, क्या ये जो नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अभी से नहीं बल्कि 2 साल से पूरे देश में और अपने वातावरण को बनाने के लिए जो भी मेहनत वो कर सकते थे की। और जैसा कि तपन जी अभी बता रहे थे कि जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र की नब्ज पहचानी, वहाँ के लोगों को उद्वेलित, उनके दिल को कैसे किया जा सके, कैसे उनकी भावना के अनुरूप बोला जा सके, वो बोले। और मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरे देश में चुनाव लड़ा। प्रत्येक सीट पर एक ही उम्मीदवार था, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और उसके अलावा अगर दूसरी कोई बात कही जा सकती है तो वो ये कही जा सकती है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक ही कारण था कि कांग्रेस के प्रति लोगों का इस कुशासन को हटाने का भाव। कांग्रेस को हटाना था, मोदी जी में आस्था थी और जनता ने उसको करके दिखाया। और निश्चित रूप से अभी परिणाम बढ़ेगा, हम 325 नहीं 350 तक भी जा सकते हैं, अभी देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है और उन्हें लगता है कि 325 और 325 से ज्यादा वो आंकड़ा पार करेंगे। मैं चलना चाहूंगा अपने न्यूज रूम। इलेक्शन घोष उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 की 5 सीटों में बीजेपी आगे चल रही है 5 की 5 सीटों पर। उत्तराखंड में एक और ये बड़ा ये किला जीता है हिमाचल में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें हासिल करना। मैं रुक करूंगा इन न्यूज रूम का अपनी सहयोगी अनीता का, और अनीता बताएंगी आगे का हाल। बिल्कुल, तो 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड की इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। रुझान इस वक्त हम सबके सामने है और रुझानों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा भी पार कर गई है। जी हाँ, जो लक्ष्य तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस लक्ष्य से आगे दिखाई दे रही है इस वक्त बीजेपी। जी हाँ, एक बहुत बड़ी हार यहाँ पर हमें यूपी की दिखाई दे रही है और जो नतीजे एक के बाद एक हम सबके सामने आ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त सबसे आगे बीजेपी चल रही है। उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों में 5 की 5 लोकसभा सीटों में इस वक्त बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वहीं अगर हम अमेठी की बात करें, तीसरी बार इस चुनावी मैदान में कांग्रेस उपाध्यक्ष कांग्रेस शिवराज राहुल गांधी खड़े हुए, लेकिन पीछे नजर आ रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और स्मृति ईरानी इस वक्त यहाँ से आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो वहीं हम बात चांदनी चौक की करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ से आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। और चलिए इस वक्त हम आपको सीधा रुक कराएंगे बीजेपी कार्यालय का, जहां से मेरी सहयोगी शुभ्रा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और अधिक जानकारी हमें देंगी। शुभ्रा। बिल्कुल अनीता, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ अभी और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत शर्मा जी जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। जो नतीजे आ रहे हैं जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। श्रीकांत शर्मा जी, एग्जिट पोल के नतीजे तो हमने देखे, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है, खुश तो होंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग एक्चुअल पोल में भरोसा करते हैं। एग्जिट पोल मीडिया के लोगों को अधिकार है। एक्चुअल पोल यह है कि हम 300 के आंकड़े के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमको भरोसा था। अपने मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में थे, हमारा नेतृत्व मजबूत था, हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। जहां हम स्पष्ट थे वहीं विपक्ष कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज थी। और 10 साल के उनके कांग्रेस के जो कुशासन है, जो उनका कैंपेन था, उनका कैंपेन टोटल नेगेटिव कैंपेन था। जहां हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए वहीं कांग्रेस कंफ्यूज थी, कांग्रेस के सहयोगी कंफ्यूज थे। जनता उनसे सवाल कुछ और पूछना चाहती थी, वो आरोप कुछ और लगाते थे। पूरे कैंपेन में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष है, हम पर आरोप लगा रहे थे। और विकास जी शुभ्रा, क्या आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी शुभ्रा, एक खुशखबरी मैं आपको यहाँ से देना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज के स्टूडियो से, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं उन रुझानों में बीजेपी ने जो लक्ष्य तय किया था 272 के आंकड़ों का, वो 272 के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो ऐसे में क्या कहना है इस वक्त?
श्रीकांत जी, एक खुशखबरी आ रही है आपके लिए हमारे स्टूडियो से, और कहा यह जा रहा है कि 272 जो आंकड़ा आप लेकर चल रहे थे, रुझानों में कम से कम 272 का आंकड़ा आप पार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये चुनाव देश की जनता ने लड़ा है, 120 करोड़ जनता ने चुनाव लड़ा है। हम तो निमित्त मात्र थे और इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि इस बार हम 300 के आंकड़े से आगे जाएंगे। 272 प्लस का हमारा एक कैंपेन था, 272 प्लस। और मैंने जैसे पहले कहा आपसे, जनता अब आपसे ये पूछना चाहती है कि आपकी क्या योजना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, आपका आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। अब लोगों ने नकारात्मक राजनीति को स्थान नहीं है, लोग पॉजिटिव चीज चाहते हैं। श्रीकांत जी, आपने कहा कि नकारात्मक राजनीति को यहाँ पर बिल्कुल भी स्थान नहीं है और ये काम करने का मौका आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आपने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा आप कम करते हैं, एग्जैक्ट पोल पर भरोसा ज्यादा करते हैं, लेकिन हमने शुभ्रा, चलिए इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं और पहला नतीजा आप सबके सामने हम आपको बता दें। बीजेपी की तरफ से बागपत से सतपाल सिंह की जीत हुई है। जी हां, सतपाल सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार खड़े रहे यहां से और जीत हासिल हुई है। जीत उनकी झोली में गई है और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की एक बड़ी हार यहां पर हुई है और बीजेपी की एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। पहला नतीजा हम सबके सामने है, जश्न का माहौल, उत्साह का माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आप देख सकते हैं। पहला नतीजा आ गया है और पहला नतीजा बीजेपी के झोली में गया है और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की झोली में एक बड़ी हार इसे कहा जा सकता है। बैंड बाजे नगाड़े के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल और इस पहले नतीजे का आनंद उठाते हुए, इस जीत का जश्न लुफ्त उठाते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो पहला नतीजा बीजेपी की झोली में गया और जो रुझान हम सबके सामने अभी तक रहे वो रुझान अब नतीजों में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला नतीजा आ गया है जिसमें जो बीजेपी के खाते में एक बहुत बड़ी जीत गई है पहले नतीजे में और सतपाल सिंह जिनकी जीत हुई है बागपत से और अजीत सिंह यहां से चुनाव हार गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहले नतीजे का जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता और पहली जीत हासिल कर ली है बीजेपी ने। बीजेपी की झोली में बागपत से सतपाल सिंह की जीत हुई है। तो बीजेपी ने जीत का खाता खोल लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरी सीट हम आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, उन्नाव से बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के झोली में दूसरी जीत गई है। साक्षी महाराज की जीत यहां से हुई है। उन्नाव से दूसरी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, उनकी झोली में गई है। तो दूसरा नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में रहा। जी हां, जो रुझान हम सबके सामने है वो रुझान अब नतीजों में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी जीत भी बीजेपी की झोली में लगी है। उन्नाव से साक्षी महाराज बीजेपी की तरफ से जिनकी जीत हुई है और बागपत से बीजेपी के सतपाल सिंह जिनकी जीत हुई है और जीत का जश्न, नतीजों का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ। तो दो नतीजे और दोनों नतीजे बीजेपी के झोली में गए हैं। सतपाल सिंह बागपत से जीत उनके हाथ लगी है और उन्नाव से साक्षी महाराज जिनकी झोली में जीत गई है। पहले नतीजे आ गए हैं और दोनों जीत जो कि है वो बीजेपी के पाले में गई है, बीजेपी के झोली में गई है। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देश के कोने कोने से तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं और इस वक्त बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें भी
हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल बना हुआ है। नतीजे एक के बाद एक आ रहे हैं। 2 नतीजे हम सबके सामने हैं जिसमें बीजेपी के हाथ जीत लगी है और इसी जीत का जश्न मना रहे हैं इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में, और सड़कों पर भी लोग इस वक्त उतर आए हैं। बीजेपी समर्थक उतर आए हैं, मोदी समर्थक उतर आए हैं और इस जीत को मना रहे हैं बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ। और इस वक्त हम आपको बता दें, बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी आगे चल रहे हैं और राजीव प्रताप रूड़ी इस वक्त हम आपको बता दें सारण से आगे चल रही हैं। राबड़ी देवी इस वक्त पीछे चल रही हैं सारण से। तो बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो क्या मुलायम सिंह यादव अपनी सीट बचा पाएंगे? जो दावा हर बार की तरह मुलायम सिंह यादव इस बार भी जीत का करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से पीछे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आजमगढ़ से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पीछे नजर आ रहे हैं जीत का दावा पेश करते हुए, लेकिन इस बार देखें तो बहुत पीछे आजमगढ़ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर इस वक्त की हम आप सभी को बता दें, गुजरात की 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, सबसे आगे चल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी का मिशन 26 था, तो 26 पर बढ़त बनाए हुए हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी। बीजेपी 272 का लक्ष्य था, उस लक्ष्य से भी आगे चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और झांसी से उमा भारती भी आगे चल रही हैं। तो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के, तमाम दिग्गज बीजेपी के इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। तो लगातार नतीजे हम सबके सामने एक के बाद एक आ रहे हैं और नतीजों में बीजेपी भी आगे चल रही है। और असम की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को खैर उम्मीद यहाँ पर इतने सीटों की नहीं थी, लेकिन 14 में से, असम की 14 सीटों में से 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी। तो हम देख रहे हैं नतीजे एक के बाद एक हम सबके सामने आ रहे हैं। ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। जी हाँ, यूपीए के तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज धराशायी इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हार उनके हाथों में दिखाई दे रही है, हाथ में हार इस वक्त नजर आ रही है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की भी नज़र इस वक्त चुनाव के नतीजों पर बनी हुई है और अपनी बेटी के साथ चुनावी नतीजे इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी भी देख रहे हैं। तो सबकी धड़कनें इस वक्त तेज नज़र आ रही हैं। तमाम ये जानना चाहते हैं, सभी की निगाहें इस वक्त नतीजों पर हैं और सभी टेलीविज़न स्क्रीन इस वक्त आप देख सकते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी पहले सीट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और चुनावी नतीजों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। चुनावी नतीजों को इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। तो नतीजे
आना शुरू हो गए हैं। और नतीजों की बात करें तो अब तक बीजेपी ही नतीजों में भी आगे चल रही है। जीत बीजेपी की झोली में ही गई है और हार बहुत बड़ी यूपीए की झोली में इस वक्त नजर आ रही है। तो यूपीए के बड़े चेहरे, यूपीए के दिग्गज इस वक्त हार का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वक्त हम एक बार फिर से सीधा रुख न्यूज रूम का करेंगे। जी राजीव। धन्यवाद अनीता, बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव परिणाम घोषित हुआ है। अभी तक रुझान थे, बागपत से पहला आया, दूसरा साक्षी महाराज का उन्नाव से आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सबसे खुशी की बात है। मैं जब सबसे पहले चलूंगा इस बार अशोक गोयल जी के पास में और अशोक गोयल जी से बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि इस समय बागपत में जो सीट हासिल की है अजीत से, जाटलैंड से सीट को हथियाना, अजीत सिंह के जबड़े से सीट को खींच के लेके आना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए है। देखिए, अजीत सिंह जी किसान नेता के नाम से हमेशा अपने आप को कहते रहे, लेकिन वो जाति तक सिमट गए थे। और इस अशोक जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। हमारे पास जो अपडेट आ रहे हैं, हमें जो अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक गुजरात की सभी 26 सीटों पर, गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव पीछे हैं और अमेठी में राहुल गांधी लगातार पीछे चल रहे हैं। हम फिर से चलेंगे अशोक जी के पास में। अशोक जी को जाना है, हम उनसे जल्दी कमेंट लेंगे ये इस पूरी घटनाक्रम पर। मैंने अभी आपको बताया कि अजीत सिंह जी केवल जाटों के नेता बनकर रह गए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उन्होंने चुनाव जीता। मैं उनका स्वयं चुनाव प्रभारी था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझको भेजा गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव जीता उसके तुरंत बाद उन्होंने करवट बदल ली और जो वोट जाट उनको शक्ति के रूप में देता है उसको उन्होंने कांग्रेस के हाथों में बेच दिया। परिणाम तो यहाँ नहीं था, कांग्रेस के प्रति जो नकारात्मक भाव था, जिस सत्ता में वो भागीदार थे, उस सत्ता को इस बार नहीं आना था। आम जनता में इस बार जातिवाद टूट गया। बड़ी संख्या में जाटों ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और आगे बढ़ाया है। और रुझानों में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छुआ। रुझानों में बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छू लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये एनडीए ने 300 का आंकड़ा छू लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। और हम आपको बता रहे हैं लगातार कि हमारे 543 कर्मठ संवाददाता और 1000 से ज्यादा हमारे नागरिक पत्रकार पल पल की खबर, मतगणना की पल पल की खबर और जहां से प्रत्याशी जीत रहे हैं वहां की पल पल की खबर आपको मुहैया करा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे 543 कर्मठ संवाददाता, 1000 नागरिक पत्रकार और 300 से ज्यादा पत्रकार और गैर पत्रकारों की टीम, टेक्नीशियंस की टीम लगातार 24 घंटे इस पर लगी हुई है ताकि आप तक सटीक आंकड़े पहुंचे, मतगणना की आपको सटीक जानकारी मिले। ताजा इलेक्शन उद्घोष। अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा झटका है अरुण जेटली के लिए, थोड़ा सा है, लेकिन अभी कई चरणों में ये मतगणना होनी है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। एक बार फिर से चलते हैं अशोक गोयल जी के पास में। अशोक गोयल जी, बहुत जल्दी से आपका कमेंट। मेरा कहना है कि गुजरात में अगर 26 की 26 पर आ गए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुजरात के स्वाभिमान का प्रतीक बन गए मोदी जी। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने यहाँ अमेठी के अंदर परिणाम दिखाया है, अमेठी की एक सभा में राहुल गांधी जो पूरी तरीके से कैप्चर किए रहते हैं गांवों में, उन्होंने ठेकेदार छोड़ रखे हैं वोटों के, भारी पैसे का वितरण करते हैं, वहां हार हो रही है कांग्रेस। अशोक जी हम देखते हैं, अशोक जी हम देखते हैं कि इस समय ये जो चल रहा है ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की माताजी ये के विजुअल से दिखाए जा रहे हैं। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी 56 सीटों पर आगे चल रही है। इस समय का उद्घोष 56 सीटों से ज्यादा। और ये हमारे स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की माताजी के विजुअल्स सबसे पहले आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की माताजी माँ हैं जो बाहर आई हैं और ये तुलसी बिरवे पर ये जल चढ़ा करके ईश्वर के प्रति वो अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रही हैं। ये इस समय का बहुत ही
मार्मिक दृश्य है। नरेंद्र मोदी की माता जी ने कृतज्ञता प्रकट की है भगवान के प्रति। ये सबसे पहले विजुअल्स हमने आपके लिए लेकर के आए हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हमारे 543 कर्मठ संवाददाता, 1000 नागरिक पत्रकार और 300 से ज्यादा गैर पत्रकारों तकनीशियनों की हमारी टीम लगातार आपको पल पल की खबर दे रही है। हम चलते हैं तपन राय भारती जी के पास में और उनसे जानते हैं थोड़ा सा वो इस पूरे मसले पर क्या अपनी राय रखते हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरह के परिवार से आते हैं का ओबीसी जो वहाँ हम उत्तर भारत में उसको तेली समाज समझ सकते हैं, उस समाज को बिलोंग करते हैं। बहुत वर्षों बाद खुलासा हुआ कि ओबीसी जाति को बिलोंग करते हैं। ओबीसी के साथ बीजेपी का बहुत समर्थन रहा है, लेकिन ये जो बातें आई और किस तरह से गरीब इनकी माताजी छोटे कमरे में, आज भी हमने भी विजुअल दिखाया कि तुलसी को पानी दे रही थी, अर्पित कर रही थी, गंगा जल होगा या जो भी होगा चढ़ा रही थी। तो वो जो गरीबी के जीवन से निकले और मुख्यमंत्री बनने पर भी उन्होंने कोई भी परिवार को लाभ नहीं दिया। एक ईमानदार और भ्रष्ट सरकार के बीच में लड़ाई चल रही थी। क्या ईमानदार नेता को सौंपा जाए देश की बागडोर, या भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं ये जनता ने तय कर लिया था, उसका नतीजा है कि हम देख रहे हैं 26 सीटें। समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष, वडोदरा से नरेंद्र मोदी 2,40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस समय का इलेक्शन उद्घोष, नरेंद्र मोदी बड़ोदरा से 2,40,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। जहां बनारस में 2 लाख से ज्यादा आगे चल रहे हैं, वही बड़ोदरा में चल रहे हैं। देश की जनता ने शायद ये तय कर लिया है कि उन्हें दोनों जगह से उन्हें विजय दिलानी है और रिकॉर्ड विजय दिलानी है, ऐसा लगता है। और जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था वो सच होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर से तपन राय भारती जी के पास चल रहा हूं। तपन जी, आप कह रहे थे कि